गांव से चलते समय माधवी को पूरा यकीन था कि मुंबई जाकर वह अपने पति को ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई में 3 दिन तक भटकने के बाद भी पति घनश्याम का पता नहीं चला तो माधवी परेशान हो गई। रेलवे स्टेशन के नज़दीक बीच के किनारे बैठकर माधवी ये सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। पास ही उसका 10 साल का भाई किशन बैठा हुआ था। घनश्याम का पता लगाए बिना माधवी किसी भी हाल में गांव नहीं लौटना चाहती थी। उसे वह अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी। माधवी सहमी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग बीच पे डुबकियां लगा रहे थे। माधवी चमचमाती साड़ी पहने हुए थी, पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें थीं। माधवी का पहनावा गवारों जैसा जरूर था, लेकिन उसका तन मन और रूप सुंदर था। उसके गोरे तन पर जवानी की सुर्खी और आंखों में लाज की लाली थी। हाँ, माधवी की सखी सहेलियों ने उसे यह जरूर बताया था कि वह निहायत खूबसूरत है। उसके अलावा गांव के हम उम्र लड़कों की प्यासी नजरों ने भी उसे एहसास कराया था कि उसकी जवानी में बहुत खिंचाव है। सबसे भरोसेमंद पुष्टि तो सुहाग सेज पर हुई थी, जब उसके पति घनश्याम ने घूंघट उठाते ही कहा था, तुम इतनी सुंदर हो जैसे मेरी हथेलियों में 14वीं का चांद आ गया हो। माधवी बोली कुछ नहीं थी, सिर्फ शर्मा कर रह गई थी। माधवी बिहार के गांव की रहने वाली थी। उसने 19वां साल पार किया ही था कि उसकी शादी घनश्याम से हो गई। घनश्याम भी गांव का रहने वाला था। माधवी के गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। माधवी 8वीं तक पढ़ी थी, जबकि घनश्याम मैट्रिक फेल था। वह शादी के 2 साल पहले से मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए घनश्याम ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन माधवी के हुस्न और शबाब के मोहपाश में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक मुंबई नहीं गया। जब घर से घनश्याम विदा हुआ तो माधवी को भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊंगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। माधवी झट से बोली थी, ऐसी बात है तो मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, आपका दिल बहला दिया करूंगी, नहीं तो वहां आप तड़पेंगे, यहाँ मैं बेचैन रहूंगी। माधवी ने घनश्याम के मन की बात कही थी, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 4 दोस्तों के साथ वह माधवी को रख नहीं सकता था। सच से सामना कराने के लिए घनश्याम ने माधवी से कहा, तुम 5-6 महीने रुक जाओ, आज कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा तो आकर तुम्हें ले चलूंगा। घनश्याम अंगड़ाइयां लेती माधवी की जवानी को सिसकने के लिए छोड़कर मुंबई चला गया। फिर शुरू हो गई माधवी की परेशानियां। पति का बिछोह उसके लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से माधवी पर उदासीनता छा गई थी। वह चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन माधवी का मन न ससुराल में लगता न मायके में, मगर ऐसी हालत में भी उसने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना माधवी बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मनचलों की बुरी कोशिशों को वह कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी ननदें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई किशन था। माधवी ने जैसे तैसे बिछोह में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद वह पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ यह कि मुंबई जाने के 6 महीने तक घनश्याम ने उसे बराबर फोन किया, मगर उसके बाद उसने फोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। घनश्याम को फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घनश्याम ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को यह शक था कि घनश्याम को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है।
लेकिन माधवी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो अपने साजन की नज़रों में चौदहवीं का चांद थी। घनश्याम जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका पता माधवी के पास था। घनश्याम के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आया। चिट्ठी में लिखा था कि घनश्याम 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। मुंबई जाकर घनश्याम का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। माधवी का पिता अपंग था। कहीं आने जाने में उसे काफ़ी परेशानी होती थी। वह मुंबई नहीं जा सकता था। माधवी का ससुर हमेशा बीमार रहता था। जब तब खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी मुंबई नहीं जा सकता था। हिम्मत करके एक दिन माधवी ने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई किशन के साथ मुंबई जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर किशन के साथ माधवी को मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। घनश्याम जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले माधवी वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने उसे साफ कह दिया कि 6 महीने से घनश्याम का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद माधवी वहां गई जहां घनश्याम अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे, एक गांव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने माधवी का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने उसे बताया कि 6 महीने पहले घनश्याम यह कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई? पूछते हुए माधवी का दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया। माधवी को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वह मर जाएगी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्दी ही उसने अपने आप को काबू में कर लिया। माधवी ने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, यह हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ गणेश को पता है। उस औरत के बारे में हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने घनश्याम से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। गणेश कौन? माधवी ने पूछा। वह हम लोगों के साथ ही रहता है। अभी वह गांव गया हुआ है। वह 1 महीने बाद आएगा। आप पूछकर देखिएगा, शायद वह आपको बता दे। मगर तब तक मैं रहूंगी कहाँ? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर माधवी उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। उसे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय घनश्याम ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वह बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। माधवी अपने भाई किशन के साथ एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में उसे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से उसे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर उसे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। अब माधवी अपने भाई किशन के साथ बीच किनारे बैठी थी कि अचानक उसके पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने माधवी को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर नई हो, कहीं और से आई हो, काफी चिंता में भी हो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा।